हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी वीडियोस में हमने इससे पिछले सभी टॉपिक जैसे कि गुरु बीजाणु धानी क्या होता है, यानी ओव्यूल की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, और यहाँ पर हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखा था। तो इसको आप पूरे सभी जो टॉपिक हैं आपको इस प्रकार से नोट्स के माध्यम से मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके। आज हमें गुरु बीजाणु जनन डिस्कस करना है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताऊंगा, डायग्राम आपको पूरा समझ में आएगा किस प्रकार से पूरी प्रोसेस होती है गुरु बीजाणु जनन की, और उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी बन जाए और साथ ही आपको डायग्राम भी समझ में आ जाए। डायग्राम से समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद भी अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जो बीजांड होता है, बीजांड की संरचना में जो बीजांडकाय जो अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, उसे हम बीजांडकाय बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर। तो ये जो कोशिकाएं हैं बहुत सारी होती हैं, और इन कोशिकाओं को मृदुतक कोशिकाएं बोलते हैं। जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं कई सारी। अब यही जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में से एक जो कोशिका होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है, और जो है वो यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड के पास, यानी माइक्रोपाइलर रीजन जो होता है, बीजांडद्वारी सिरा होता है, इस सिरा पर बड़ी हो जाती है। मतलब इस स्थान की जो कोशिका है वो एक बड़ी आकार की हो जाती है, और उसका जो केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसका जीवद्रव्य भी सघन होता है। तो एक कोशिका जो है बड़ी हो जाएगी इन सारी कोशिकाओं में से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको कलर किया हुआ है। तो ये जो कोशिका है बड़ी हो चुकी है, और इस कोशिका को आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं, आर्चीस्पोरियल कोशिका आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोशिका है यहाँ पर बड़ी हो जाती है। अब इसी कोशिका से आपको ध्यान रखना है, इसी कोशिका से आपके गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। गुरु बीजाणु ही आपका मादा युग्मकोद्भिद और फीमेल गैमीट का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्चीस्पोरियल सेल बन चुकी है। अब ये जो सेल है, बाकी सभी नहीं, ये जो सेल है इस कोशिका को हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो कोशिका है, आगे स्टेप बढ़ाते हैं हम। तो देखिए पूरा बीजांड बना दिया है। इसमें देखिए ये जो कोशिका है दो भागों में आगे चलकर बढ़ जाएगी। एक प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी है स्पोरोजीनस सेल यानी बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, दो सेल्स में बढ़ गई, एक प्राइमरी भित्ति कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी स्पोरोजीनस सेल। अब इन दो कोशिकाओं में से स्पोरोजीनस सेल जो है वही फंक्शनल होती है, और इसका बेसिकली कोई काम नहीं होता प्राथमिक भित्ति कोशिका का यहाँ पर। तो हमें इसको ही पढ़ना है, स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल यानी बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, अब ये बीजाणु जनन कोशिका है जो, ये ही आपको ध्यान रखना है, यही जो कोशिका है स्पोरोजीनस सेल, यही आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। देख सकते हैं, इसी को आप बोल सकते हैं स्पोरोजीनस सेल है, यही आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें यहाँ से यहाँ पर देखिए ये जो कोशिका हमने निकाल ली यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब इसमें दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक बार होता है तो दो सेल्स बनती हैं इसी से, स्पोरोजेनस सेल से, उसके बाद दूसरी बार होता है तो चार बन जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे चार सेल्स दिख रहे हैं, और इन चारों को अगुणित गुरु बीजाणु बोल सकते हैं, क्योंकि ये अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, शुद्ध गुणता इनकी एन यानी हैप्लॉइड होती है। तो ये चार बन गए हैं, इन्हें मेगास्पोर टेट्राड बोल सकते हैं। मेगास्पोर टेट्राड है क्योंकि एक मेगास्पोर है और चार हैं, तो इसको टेट्राड बोल दिया है। तो चार इस प्रकार से मेगास्पोर बन जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बन चुके हैं ये चार। लेकिन अब ध्यान रखना है आपको कि इन चार में से केवल एक ही फंक्शनल रहता है जो कि निभागीय सिरे पे पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाले जो हैं ऊपर के तीन, ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ये मतलब खत्म हो जाएंगे, इनका कोई कारण नहीं है। अब जो है एक जो दिख रहा है आपको, ये निभागीय सिरे पर है, चलाजल एंड पर, ये चलाजा होता है, यहाँ पर हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो ये जो चलाजा है यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है मेगास्पोर, यही आपका फंक्शनल होगा, कार्यशील होगा, और यही आगे चलकर आपका बनाएगा मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ रहे थे गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणुओं का यहाँ पर निर्माण हो चुका है, तो यही गुरु बीजाणु जनन है। लेकिन इसमें से एक ही बचेगा, देखिए एक ही बचेगा, और यही जो है फंक्शनल होगा। तो इसको लिखना कैसे मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ पर और भी देख लीजिए थोड़ा आप। देखिए अब यहाँ पर जो हमने तीन को हटा दिया, केवल एक ही हम रखेंगे इसके अंदर। ठीक है,
3 क्योंकि डिजेनरेट होकर उसका कोई काम नहीं है, केवल एक ही रखेंगे मेगास्पोर। जो 4 बने थे अभी उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, उसका कोई काम नहीं है। अब जो एक बचा है गुरु बीजाणु जो क्रियाशील होता है, उसी को हम आगे पढ़ेंगे और उसी को हम देखेंगे कि इससे कैसे परिपक्व भ्रूणकोष बनता है, यानी कि मादा एवमुखोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आपको देखिए, यहाँ तक आप नोट करेंगे किसमें, गुरु बीजाणु जनन में। उसके बाद मादा एवमुखोद्भिद का विकास हम इसके बाद आगे देखेंगे। तो इसके बाद आपको नोट करना है क्या, देखिए इसके बाद आप नोट कीजिए गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो आप ये नोट कीजिए गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस। नोट्स भी परचेज कर सकते हैं इस नोट को, डिस्क्रिप्शन में नंबर या कॉन्टैक्ट लिंक दी होगी, तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसको PDF फॉर्मेट में ले सकते हैं, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के भी ले सकते हैं जिसको लेना है। तो देखिए अब देखिए गुरु बीजाणु जनन एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है वो मैं बता दूं आपको। तो देखिए एक प्रारूपिक आवर्तबीजी बीजांड के भीतर कोशिकाओं का एक पुंज होता है जो आद्यावरण से घिरा होता है। हमने देखा था कोशिकाओं का एक पुंज है जो आद्यावरण से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं उपस्थित होता है, इसे बीजांडकाय कहा जाता है, ठीक है। बीजांडकाय के भीतर एक कोशिका विकसित होकर बड़े आकार की हो जाती है। ये जो कोशिका विकसित होकर बड़े आकार की हो गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़े आकार की हो जाती है, जो सामान्यतः बीजांडद्वारी सिरा पर होती है। ये बीजांडद्वारी सिरा है क्योंकि यहाँ पर बीजांड द्वार है, ये बीजांडद्वारी सिरा बोला जाता है, इस सिरे पर होती है। और इस कोशिका को क्या कहते हैं, इस कोशिका को आर्कियोस्पोरियल कोशिका कहा जाता है, जिसमें सघन जीवद्रव्य होता है, बस सुस्पष्ट केंद्रक होता है। इसका जीवद्रव्य जो होता है इसमें सघन होता है और स्पष्ट केंद्रक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये आर्कियोस्पोरियल कोशिका आगे चलकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। वही पूरा लिखा है जो मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। देखिए प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल और बीजाणु जनन कोशिका स्पोरोजीनस सेल, ये 2 कोशिकाएं बनाती है। उसके बाद देखिए आप देख लीजिए, आपको दिखानी होगा प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल, बीजाणु जनन कोशिका स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। तो ये 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अब देखिए इसमें से बीजाणु जनन कोशिका जो है वही जो होती है यहाँ पर आगे चलकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो देखिए बीजाणु जनन कोशिका ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर यहाँ पर 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिनमें से एक ही क्रियाशील होता है, ठीक है। तो एक ही क्रियाशील बचता है लास्ट में। अतः गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं यानी कि मेगास्पोर्स की रचना की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको गुरु बीजाणु जनन क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पर मेगास्पोर बन चुका है, गुरु बीजाणु बन चुका है, उससे हमें आगे पढ़ना है मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, वो अलग टॉपिक है हमारा। तो गुरु बीजाणु जनन यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं और इसको मैंने डायग्राम भी बता ही दिया है, तो आप डायग्राम इसको बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर बनाइए और यहाँ पर एक ये वाला बनाना है, दूसरा इस स्टेप में यहाँ से ऐसा। तो उसके बाद इसके बाद देखिए आपको ये वाला बनाना है, ठीक है। ये इसको आप बना लीजिए, तो यहाँ पर इसको बना लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अब मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन हमारा हो गया, अब हम देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अब मैंने इसी में डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि देखिए हमें देखना ये है कि जो बीजांड था उसके अंदर था मेगास्पोर, ठीक है। मेगास्पोर था गुरु बीजाणु, एक जो कोशिका जो बन चुकी है, 3 डिजेनरेट हो चुकी है, तो एक जो मेगास्पोर बचा हुआ है गुरु बीजाणु जो क्रियाशील है। अब यही जो है क्रियाशील है, तो ये क्रियाशील है इसलिए आगे विकसित होगा। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा। इसके केंद्रक में एक जो बचा हुआ है गुरु बीजाणु, इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या होगा, ये 2 केंद्रक में बट जाएगा, ठीक है। इसका जो केंद्रक है इस जो मेगास्पोर का 2 केंद्रक में बट जाएगा। तो इसी के देखिए हम केवल इसको ले रहे हैं, आप देखिए अब पूरा मैं नहीं बनाऊंगा इसको बार बार, अब हम केवल इसको ले रहे हैं इस वाले को। अब इसका जो केंद्रक है ये पूरा मैंने यही लिया हुआ है, देखिए ये इतना जो हिस्सा है मेगास्पोर का यही मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये। और इसका ये केंद्रक जो है यहाँ पर 2 भागों में बट चुका है, एक ही जैसे ये था एक था, अब ये यहाँ पर 2 भागों में बट गया है, देखिए बट गया है, आपको दिख रहा होगा। तो केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा और ये जो केंद्रक है वो ध्रुव के पास चले जाएंगे, मतलब ऊपर के हिस्से में। जैसे ये बटा तो 2 हिस्से हुए, तो एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक ऊपर चला गया एक नीचे, तो ये पोलर यानी पोलर पे चले गए, ध्रुव पे चले गए। अब इसके आगे देखिए ये जो केंद्रक बन चुके हैं अब इनमें फिर से डिवीजन होगा,
ठीक है, फिर से विभाजन होगा। तो ये 2 से यानी कि एक ये था जो यहाँ पर 2 बना लेगा, ये कि ये नीचे वाला 2 बना लेगा, तो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 2, टोटल 4 हो गए। इस प्रकार से अब 2 फिर से 4 बना लेंगे और ये वाले 2 भी 4 बना लेंगे। इस प्रकार से आपका होता जाएगा डिवीजन, विभाजन होता जाएगा और ये इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर जब यहाँ पर 8 बन चुके हैं न्यूक्लियस केंद्रक, 8 केंद्रक बन चुके हैं, तो देखिए जब 8 केंद्रक बन चुके हैं तो इसमें होगा ये कि देखिए इसमें से जो 3 हैं ऊपर वाले, इसमें से जो 3 हैं ये आपके सिनर्जेट्स, 2 सिनर्जेट का निर्माण करेंगे और एक आपकी अंड कोशिका का निर्माण करेंगे। अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 2 आपके सिनर्जेट बना लेंगे, ये 2 केंद्रक सिनर्जेट कोशिका का निर्माण कर लेंगे और एक आपकी एग कोशिका का निर्माण करेंगे जो कि आपका एग सेल होगी और यही आपका फीमेल गैमीट होगा, मादा युग्मक होगा, ठीक है। अब देखिए 3 तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि 3 यहाँ पर 2 सिनर्जेट बना चुके हैं, एक एग बना चुका है। अब एक जो बचा हुआ है यहाँ पर ये आगा, ये यहाँ पर ऊपर से बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं एक बीच में आ गया और इसी प्रकार से नीचे की भी 3 यहाँ पर जो एंटीपोडल्स बना लेंगे, एंटीपोडल कोशिकाएं बना लेंगी, प्रतिव्यासांत इसको हिंदी में बोलते हैं, और इनमें से एक ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर हो चुके हैं ये। तो इन्हें हम पोलार न्यूक्लियाई बोलते हैं क्योंकि ये ध्रुव पर पहले थे, लेकिन अब ये यहाँ पर सेंट्रल सेल के बीच में आ चुके हैं। ये पूरी कोशिका है, केंद्र कोशिका है, सेंट्रल सेल केंद्र कोशिका, इसके बीच में आ चुके हैं। तो ये 2 पोलार न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो ये पूरी संरचना आपको समझ में आई होगी। अब इसको आगे बढ़ाते हुए देखिए, अब यही संरचना आगे बहुत ही पूर्ण रूप ले लेगी, मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा भ्रूणकोश जब। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से मेगास्पोर डेवलप हो रहा है और यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर रहा है। तो ये पूरा एम्ब्रियो सैक ही है और इस प्रकार से अब आगे ये विकसित हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसी को हम यहाँ पर डिटेल में बना रहे हैं। तो देखिए एंटीपोडल्स जो हैं, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी ये कैसा बना था, अभी ये इस प्रकार से बना था कि आपका जो सिनर्जेट आपको ऊपर दिख रहे थे, लेकिन इसमें आपको नीचे दिख रहे होंगे सिनर्जेट जो होते हैं, सहायक कोशिकाएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसा ही बना है, जो चलाजल एंड है उसको ऊपर कर दिया है, यहाँ पर ये चलाजल एंड होता है और ये जो होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है, तो इसको नीचे करके दिखाया हुआ है, ठीक है। बाकी ये डायग्राम ऐसे ही बने हैं, लेकिन इसको उन्होंने इस प्रकार से बनाया हुआ है कि एंटीपोडल्स ऊपर कर दिए हैं, मतलब ये चलाजल एंड पर कर दिए हैं, और जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर कर दिए हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स या सिनर्जेट वगैरह, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको उल्टा कर देंगे आप, जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसको ऐसा घुमा देंगे तो ये जो सिनर्जेट वगैरह हैं तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। देखिए जो एंटीपोडल्स हैं यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, प्रतिव्यासांत जो कोशिकाएं हैं, और जो पोलर न्यूक्लियाई हैं धुबरी केंद्र का आपको दिख रहे होंगे बीच में। अब यहाँ पर देखिए जो सिनर्जेट हैं सहायक कोशिकाएं एक दिख रही होंगी आपको दोनों, और जो एग है अंड कोशिका जो है वो आपको दिख रही होगी, इन दोनों के पीछे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, मैंने दिखा दिया है यहाँ पर। माइक्रोपाइलर एंड का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये माइक्रोपाइल होता है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, यहाँ पर उल्टा रखा होगा, ये यहाँ पर विकसित हुआ होगा आपके ये सिनर्जेट वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये पूरा आपको परिपक्व भ्रूणकोश दिख रहा है, ये पूरी संरचना है। अब इस संरचना में आप देखेंगे कि 7 कोशिकाएं हैं और आपको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी। 7 कोशिकाएं होंगी और 8 आपके न्यूक्लियस होंगे। कोशिकाएं देखिए, एक ये कोशिका है, 1 2 3 4 5 6, और एक ये पूरी कोशिका, तो 7 कोशिकाएं हैं। लेकिन न्यूक्लियस देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक आपको 8 दिखेंगे, ठीक है। तो यही हमारी मादा युग्मकोद्भेद यानी फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना है, और इसी को हम परिपक्व भ्रूणकोश यानी कि जो एम्ब्रोसैक इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एम्ब्रोसैक की संरचना हो गई है, और इसको डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में, यदि पूछा जाता है तो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मादा युग्मकोद्भेद के विकास का वर्णन कीजिए, चित्र सहित कीजिए, तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसको लिखना कैसे देख लीजिए, लिख लीजिए इस प्रकार से, मादा युग्मकोद्भेद का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश या एम्ब्रोसैक की संरचना। क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकते हैं आपसे, भ्रूणकोश की संरचना को सचित्र समझाइए या मादा युग्मकोद्भेद का विकास आप इसको भी सचित्र समझाइए, तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की अवस्था में बनाता है। तो देखिए
2 केंद्र की अवस्था बनाता है, उसके बाद 4 केंद्र की, उसके बाद 8 केंद्र की, इस प्रकार से विकसित होता जाता है। देखिए 2 केंद्र की अवस्था बनाता है। ये दोनों केंद्रक 2 विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और दोनों ध्रुवों पर स्थित केंद्रक 2 क्रमिक समसूत्री विभाजन के पश्चात 4 केंद्रक बनाते हैं, 4 केंद्रक बनाते हैं। इस प्रकार भ्रूणकोश में टोटल 8 केंद्रक बन जाते हैं और ये 8 केंद्रक मुक्त केंद्र की अवस्था में होते हैं, मतलब फ्री न्यूक्लियर होते हैं, किसी भी कोशिका के अंदर नहीं होते हैं, ऐसे ही तैरते रहते हैं पूरी सेंट्रल सेल में, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके पश्चात केंद्रकों का एक विशिष्ट तरीके से कोशिकाकरण होता है, मतलब उसके बाद केंद्र के ऊपर कोशिका बन जाती है, जो हमने देखी अभी एंटीपोडल सेल देखी, हमने सिनर्जिड सेल देखी, उसके बाद ही यहाँ पर बनती है, ठीक है। और 8 केंद्रकों में से 3 बीजांडद्वारी सिरे पर तथा 3 चलाजल सिरे पर कोशिका भित्ति से घिरकर 3-3 कोशिका बनाती हैं, ठीक है। तो आपने देखा, देखो ये जो 3 हैं, 3 ऊपर पहुँच गए, बीजांडद्वारी सिरे पर पहुँच गए और कुछ पहुँच गए यहाँ पर चलाजल एंड पर, ठीक है, निभागीय सिरे पर। ये 3 निभागीय सिरे पर पहुंच गए और ये पहुंच गए 3 माइक्रोफाइलर एंड पर। उसके बाद देखिए बीजांडद्वारी सिरे की 3 कोशिकाएं अंड उपकरण तथा चलाजल सिरे की 3 कोशिकाएं प्रतिव्यसंत कहलाती हैं, ठीक है। बीजांडद्वारी सिरे की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? अंड उपकरण एग एपैरेटस कहलाती हैं और चलाजल सिरे की कोशिकाएं कहलाती हैं एंटीपोडल्स, ठीक है। ये एंटीपोडल्स हैं और ये एग एपैरेटस हैं, जिनमें 2 सिनर्जिड हैं, 1 एग कोशिका है, ठीक है। अब देखिए अंड उपकरण में 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं तथा 1 कोशिका मादा युग्मक होती है, ठीक है। शेष 2 केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में एकत्रित होकर भ्रूणीय केंद्रक बनाते हैं। ये केंद्रीय कोशिका बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपके 2 आपको दिख रहे होंगे ये पोलर न्यूक्लियाई, ये केंद्रीय कोशिका के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने की स्थिति में 8 केंद्रकीय या न्यूक्लीकृत परंतु 7 कोशिकीय होता है, ठीक है। 8 केंद्रक आपको दिख रहे होंगे, देख सकते हैं आप, एक केंद्रक ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है, 6वां 7वां 8वां, तो 8 केंद्रक दिख रहे हैं। लेकिन कोशिका की बात करें तो 3 ये हो गई, 3 ऊपर की 6 और एक पूरी ये वाली है सेंट्रल मुख्य जो कोशिका है। तो इस प्रकार से होती हैं ये, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। हम देखिए एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी हम देख ही लेते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। देखिए अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणु में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अपविकसित या अपभ्रष्ट हो जाते हैं। यह कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के निर्माण मतलब भ्रूणकोश के रूप में विकसित हो जाता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की क्रियाविधि एक बीजाणुज विकास या मोनोस्पोरक डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है। बन रहे थे 4 लेकिन उसमें से 3 डिजेनरेट हो गए और उसमें से एक ही जो बचा है, उस बचे हुए गुरु बीजाणु से ही बाकी आपका पूरा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट का। तो इस प्रकार से इसको हम एक बीजाणुज विकास कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से हमारा सभी टॉपिक जितने इस वीडियो में हमने कवर करने थे कर लिए हैं। तो अगले वीडियो में हम परागण डिस्कस करेंगे, पॉलिनेशन। हालांकि चैप्टर फर्स्ट में भी हम देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट्स डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या नंबर पर ले सकते हैं PDF के फॉर्मेट में, और प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ से आप सभी टॉपिक को वीडियो वाइज देख सकते हैं। उसमें टॉपिक बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।